हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ GERD के बारे में, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। देखिए नाम से ही पता लग रहा है रिफ्लेक्स डिजीज, यानी खाना वापस आ जाना। तो आज की जानकारी देने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है, कैसे इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, कम कर सकते हैं। कुछ हर्बल मेडिसिन की हम जानकारी देने वाले हैं। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन घंटा नोटिफिकेशन अपडेट रहने के लिए। व्हाट इज GERD, यानी GERD डिजीज क्या है और इसका और हार्ट बर्न में क्या अंतर है, यानी जो आपको एक जलन सी होती है। देखिए अगर आपकी फूड पाइप में आपको जलन सा महसूस होता है, कई बार पेशेंट बताते हैं हमें छाती में जलन होती है, वो है हार्ट बर्न। और अगर आपका खाना वापस आता है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड है और वो आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे होता है, यानी हफ्ते में लगभग 2-4 दिन रहना या ज्यादा होना, तो उसको फिर हम GERD डिजीज कहते हैं। एक आधा बार होना, एक बार होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाँ अगर वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रहा है, आपको वो प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो वो फिर आपका GERD डिजीज में आ जाता है, यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है। क्या प्रॉब्लम है? मान लो आपका जो स्टमक है, खाना रहता है, खाना स्टोर होता है, डाइजेस्ट भी होता है, फूड पाइप के थ्रू आपका खाना स्टमक में जाता है, वहां पे कुछ जूसेस हैं, मिक्सअप होते हैं, थोड़ा ग्राइंडिंग होती है, डाइजेशन एक तरह से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अगर वहां पे देखिए हमारा जो ईसोफेगस है और स्टमक का एक जो पाइप कनेक्ट होती है जिसको हम ईसोफेगस यानी फूड पाइप कहते हैं, वहां पे जो उनका कनेक्टिंग होता है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस यानी फूड पाइप का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहां से खाना आपके स्टमक में जा रहा है, वहां पे एक स्फिक्टर होता है, यानी एक कह सकते हैं एक लॉक टाइप में कह सकते हैं, वो रिलीज होता है, रिलैक्स होता है और वो रिलैक्स होकर क्लोज भी होता है। इस तरीके से जैसे ईसोफेगस से खाना अगर स्टमक में जाता है, जाते टाइम वो रिलैक्स हो जाता है, खाना इजिली जाए, जैसे ही वो स्टमक में आ जाता है वो स्फिक्टर क्लोज हो जाता है, यानी अब खाना स्टमक से वापस फूड पाइप में नहीं जा सकता, यानी खाना वापस नहीं जाना चाहिए, उसका डाइजेशन होगा, खाना नीचे जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट कई बार प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पे स्फिंक्टर था ये लूजन अप हो जाता है, यानी ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से मान लो आपका स्टमक का खाना वापस फूड पाइप में आ जाता है। सब प्रॉब्लम है जिसमें आपका स्टमक का खाना फूड वापस फूड पाइप के थ्रू आपके मुंह तक भी आ जाता है, जिसको हम रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, और अगर यही रिगर्जिटेशन ऑफ फूड या जिसको हम एसिड रिफ्लेक्स भी कहते हैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे होता है, तो उसको GERD कहा जाता है। तो ये तो हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की और इसके कॉजेज की कि ये क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर्स की, किन को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो देखिए रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ओबेसिटी का कोई केस है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। कई बार प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, और बहुत ज्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसे एडिक्शंस हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर आपका सोडा इंटेक है, कॉफी है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर ये है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जा सकती है। हियाटस हर्निया पे भी हमने वीडियो डाला हुआ है, आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन और सिम्टम्स की, लक्षण की। अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत है, क्या साइन और सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट सिम्टम तो पेशेंट यही बताते हैं कि हमें एसिड रिफ्लेक्स होता है, यानी हमें ऐसा लगता है हमारे मुंह में खट्टा खट्टा टेस्ट आना, हमारे मुंह से एसिड जैसा टेस्ट आना, खट्टा कड़वा टेस्ट आना, मुंह में स्मेल भी बताते हैं पेशेंट। बर्निंग एक सिम्टम निकल के आता है जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। हार्ट बर्न GERD का एक सिम्टम है, यानी अगर आपको जलन होती है, पानी वापस फूड पाइप के थ्रू आपके माउथ में आ जाता है, तो उसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। तो इस तरीके से ये इसका सिम्टम निकल के आता है। और बहुत ज्यादा सीरियस केसेस में कई बार कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ के साथ साथ अस्थमा के सिम्टम्स यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की दिक्कतें भी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखी जा सकती है। बाकी किसी पेशेंट का हो सकते हैं डिफिकल्ट सॉल्विंग उनका देखा जाता है। वो बेसिक सिम्टम यही है कि खाना वापस आना, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड हो जाता है, एसिड का प्रॉब्लम, एसिड आपको, ये इसके सिम्टम्स निकल के आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डायग्नोसिस की। देखिए GERD का होता है सिम्टोमेटिक बेसिस पे, आप जो सिम्टम्स बताते हैं उनके कलेक्शन से ही आपका केस हो जाता है कि हाँ है। फिर भी अगर जरूरी लगता है एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए तो बेरियम मील जो टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। आपको बेरियम जो है सोलो करा के और उसके बाद एक एक्सरे ले सकते हैं, उसमें पूरा एक इमेज देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। एंडोस्कोपी जरूरी नहीं होता है, देखिए ये टेस्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, जो सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे
भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ ही रहा है, तो फिर आप इन टेस्ट की तरफ भी आ सकते हैं। एंडोस्कोपी आप करा सकते हैं, छोटा सा पाइप डाल के, कैमरा उसमें लगा हुआ होता है, उसको डाल के पतला सा फाइबर है, देख लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और कई बार ज़रूरी होता है तो वहीं से एक टिश्यू सैंपल जिसको हम बायोप्सी कहते हैं वो भी ले सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए ये कर सकते हैं। फेजल मॉनिटरिंग, इसोफेजल मैनोमेट्री, ये कुछ एडवांस टेस्ट है, कर सकते हैं देखने के लिए कि वहाँ के मसल्स, इसोफेगस की मसल्स कितना वर्क कर रही हैं, स्फेक्टर का क्या वहाँ पे कैसा काम है। तो ये कि आपको ये प्रॉब्लम होना, आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। बीमारी के हम रिस्क फैक्टर्स और कॉज की बात करते हैं तो उन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप हर एक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो कारण रिस्क फैक्टर्स में हमने डिस्कस करा था कि खाना खाने के बाद अगर तुरंत लेटना होता है तो खाना खाने के बाद आप तुरंत लेटे ना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, हैवी मील लेना, एक बार में बहुत ज़्यादा खाने से आप बचें, शॉर्ट स्मॉलर मील आप ले सकते हैं, छोटा छोटा कम कम खाना आप खा सकते हैं, खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओबेसिटी का केस है, तो आपको वेट पे कंट्रोल करना है। आपने बहुत ज़्यादा कोई एडिक्शन है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उसे आप कट डाउन अगर और डिसकंटिन्यू कर दे तो बहुत सही है। तो इन पे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी कॉफी, टी, सोडा, इनके इंटेक से आप बच सकते हैं। इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन, देखिए होम्योपैथी में GERD के लिए बहुत सी दवाइयाँ, होम्योपैथी से पहले थोड़ा हम एलोपैथी के ऊपर आ जाते हैं। एलोपैथी में आप जो है एंटासिड्स दिए जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं और H2 रिसेप्टर्स दिए जाते हैं। होते हैं आपके क्या सिम्टम्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन है, हम एक एक करके जानकारी देने वाले हैं। कार्बोवेज, देखिए कार्बोवेज आपने सुना होगा, बहुत अच्छा है, गैस, एसिडिटी, पेट के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है कार्बोवेज। कार्बोवेज तब दिया जाता है जब आप कुछ भी खाना खाते हैं, आपको पेट ब्लॉटिंग, पेट फूला हो जाना, खाने से पीने से पेट अगर फूल जाना, तो ऐसे केसेस में कार्बोवेज बहुत ही अच्छा निकलता है। GERD का मेडिसिन है। आयरस versicolor तब दिया जाता है जब आपको वोमिटिंग, फ्लूइड वोमिटिंग ऐसा, और बिटरनेस, बहुत ज़्यादा कड़वा रहना, मुंह कड़वा रहना और उल्टी हो जाना, इतना ज़्यादा रिगर्जिटेशन है कि वो पानी वोमिटिंग के जैसे वो निकल ही जाना है, तो ऐसे केसेस में आप आयरस versicolor। फॉस्फोरस बहुत ही अच्छा मेडिसिन है आपका, जब साथ ही साथ में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी अगर आपकी आवाज़ में भी कोई दिक्कत है तो फिर आप फॉस्फोरस लें। सेम वैसे ही ले सकते हैं दवाइयाँ 30 से 200 पाव में, ड्रॉपर की मदद से 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला, देखिए पल्सेटिला आपने सुना होगा, पल्सेटिला भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। फैट के बाद, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर आप पल्सेटिला ले सकते हैं 30 से 200 पाव में, 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम। सेम तरीके से है नैक्सवोमिका। नैक्सवोमिका देखिए ये इतनी बेसिक कॉमन मेडिसिन हैं जो आप सभी को पता है, लेकिन किसको कब मेडिसिन लेनी है यहाँ पे ये जानना जरूरी है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इन सभी दवाओं के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां से मेडिसिन खरीद के आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो नैक्सवोमिका आपको तब लेना है, नैक्सवोमिका गैस्ट्रिक कफ के नाम से बहुत फेमस है। अगर आपको इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है कि उसके साथ साथ आपको कफ यानी खांसी हो जाती है और वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में नैक्सवोमिका बहुत अच्छा रहता है। और अब्यूज ऑफ एल्कोहल, बहुत ज़्यादा एल्कोहल के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप नैक्सवोमिका ले सकते हैं 30 से 200 पाव में, 2-2-3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने। रोबिनिया आता है, रोबिनिया टॉप है, लगभग सभी मेडिसिन में टॉप में आता है। नाइट में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो रात में अगर आपको खाना वापस आ जाता है तो ऐसे केस में आप रोबिनिया ले। नेट्रम फॉस, नेट्रम फॉस एक बहुत अच्छी दवा है, लगभग लाइव में मैंने बहुत बार डिस्कस करा है नेट्रम फॉस के बारे में। नेट्रम फॉस में आपको बेल्चिंग होती है, स्वॉलोइंग डिस्फेजिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, डिफिकल्ट स्वॉलोइंग डिस्फेजिया, नेट्रम फॉस। आर्सेनिक अमेल्बम, आर्सेनिक अमेल्बम बहुत अच्छा मेडिसिन आपने सुना होगा, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन के लिए। आर्सेनिक अमेल्बम में बर्निंग रिमार्केबल सिम्टम है, यानी बहुत ज़्यादा जलन का अगर आप बताते हैं तो आर्सेनिक अमेल्बम आप ले सकते हैं। सेम टैबलेट्स की देखिए पिक्चर से ही आपको पता लग रहा है, निक्सोसिड टैबलेट्स हार्टबर्न, एसिडिटी और खाना वापस आने में बहुत अच्छा है। 1-1, 2-2 गोली दिन में 2-4 बार खाने से पहले आप लगातार इसे ले सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। R5 के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, जो डॉक्टर एकविक जर्मन की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे R5 के बारे में आप चेक कर सकते हैं। थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके दिन में 2-4 बार खाने से पहले लगातार ले सकते हैं। अब आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों मेडिसिन साथ में ना लें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मेडिसिन मिली हुई है और इसमें भी काफ़ी मेडिसिन मिली हुई है, और ये गोलियों में है और ये लिक्विड में है, तो इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में अगर आप कंफर्टेबल है, ये ड्रॉप फॉर्म में अगर आप पीने में कंफर्टेबल है। और एक सिरप भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, डाइजेस्टर टॉनिक सिरप, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है। डाइजेस्टर टॉनिक भी आप ले सकते हैं अगर आप सिरप फॉर्म में, यानी अगर आप टॉनिक चाहते हैं, दवा चाहते हैं, तो इस तरीके से फिर आप ये ले सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन घंटी ज़रूर दबाएं। अपडेटेड रहने के लिए हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम छोटे छोटे वीडियोस के एंड स्क्रीन भी डालते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।